हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी एस्टेट, बिहार एस्टेट, बीपीएससी ट्री 3.0, बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये क्लास 9th की बुक है, हिस्ट्री की बुक है और चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें और ये भारती भवन की बुक है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें मैं पूरा बुक रीड नहीं करवाऊंगी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगी। और आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है। चलिए आइए देखते हैं। पहला है कि 15वीं-16वीं शताब्दियों में यूरोप में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ सी लगी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यूरोप में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज कब लगी, किस शताब्दी में लगी? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में। सेकंड हमारा बनेगा कि फ्रांक जाति के यानी कि के वीर विजेता और शासक सरलमा, इनका सन रहा है 742 से 814 ईस्वी, ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर 9वीं शताब्दी में, कब? 9वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, रोम और इटली के बड़े भाग सम्मिलित थे। सारलमा का यह साम्राज्य कैरोलिनियन साम्राज्य के नाम से भी ख्यात है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके कैसे बनेंगे? तो बनेंगे कि जो सारलमा था वो किस जाति से संबंधित था? तो फ्रांक जाति से संबंधित था। और उसने जिस राज्य की स्थापना की थी, जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? कैरोलिनियन साम्राज्य। और फिर सारलमा का सन क्या रहा है? तो 742 से 814 ईस्वी रहा इसका सन। और जो कैरोलिनियन साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 9वीं शताब्दी में। कब की थी? 9वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर देख लिए अपने 4 प्रश्न बन गए। उसके बाद आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो कैरोलिनियन साम्राज्य है वो पवित्र रोमन साम्राज्य में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ? तो चलिए ये देखते हैं। सारलमा का जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था? कैरोलिनियन साम्राज्य। सारलमा ने उस समय के ईसाई जगत के धर्मगुरु, किस समय की बात कर रहा है? 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है। उस समय के ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप की अधिष्ठता स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर पोप लियो तृतीय ने, किसने? पोप लियो तृतीय ने क्रिसमस दिवस 800 ईस्वी, क्रिसमस दिवस के दिन हुआ था, कौन सी सदी में था? 800 ईस्वी को सरलमा को सम्राट के रूप में मान्यता देकर उसे राजमुकुट प्रदान किया। इस घटना के पश्चात कैरोलिनियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मान्यता दी गई। जो पोप लियो तृतीय, पहले सरलमा ने पोप लियो तृतीय को मान्यता दी और उसके बाद जो पोप लियो तृतीय ने इन्हें सम्राट घोषित किया। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मान्यता दी गई और उसके बाद ही जो कैरोलिनियन साम्राज्य था वो पवित्र रोमन साम्राज्य में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा कि सरलमा की मृत्यु कब हुई थी? तो 814 ईस्वी में सरलमा की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, सामंतवाद में जो भूमि का मालिक कौन होता था? तो सामंतवाद में भूमि का मालिक राजा होता था। ये प्रश्न पिछली बार भी बीपीएससी में आया था कि सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था। यहाँ पर सामंतवाद कृषि और भूमि पर किस पर आधारित था? कृषि और भूमि पर आधारित था। और क्या किस समय की व्यवस्था थी? एक मध्ययुगीन व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सामंतवाद से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि सामंतवाद किस समय की व्यवस्था थी? तो ये मध्ययुगीन की व्यवस्था थी। किस पर आधारित थी? कृषि और भूमि पर आधारित थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था। तो देखा आपने, यहाँ पर से 4 प्रश्न बन गए। अब आइए आगे देखते हैं। यूरोपीय राजनीति और धर्म को ईसाई धर्म और रोमन कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक प्रभावित किया। किसकी राजनीति को? यूरोपीय राजनीति और धर्म को ईसाई धर्म ने, किसने? ईसाई धर्म ने और रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के सम्राट अगस्त सीजर के शासनकाल में जूडिया के बेथलेहम नामक नगर में जीसस क्राइस्ट ने एक नए धर्म का उपदेश दिया। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बनेगा कि कब किया गया था? लगभग 2000 वर्ष पहले पूर्व रोमन साम्राज्य के किसके शासनकाल में? अगस्त सीजर के शासनकाल में। रोम के सम्राट कौन थे? अगस्टस सीजर के शासनकाल में जूडिया के बेथलेहम नामक नगर में, किस नगर में? जूडिया के बेथलेहम नामक नगर में जीसस क्राइस्ट ने एक नए धर्म का उपदेश दिया और आगे चलकर यही धर्म क्या कहलाया? ईसाई धर्म। तो यहाँ पर 4 प्रश्न बन गए आपके। कौन से नगर में? तो जूडिया के बेथलेहम नगर में। किसने की थी? जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी।
और किसके शासनकाल में? तो रोम के सम्राट ऑगस्टस सीजर के समय। तो यहाँ देखा आपने 4 प्रश्न बन गए। एक और प्रश्न बनेगा आपका, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म, कहाँ का? रोम का राजधर्म घोषित किया। किसने किया? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में। कब किया था? 324 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया। आप सेल्फ नोट्स बनाते जाएं, आपको ये बहुत काम आएगा एग्जाम के दौरान। अब एक और क्वेश्चन बनेगा, रोम में रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र स्थापित हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? रोम में। और वहाँ का पोप समस्त ईसाई जगत का धर्मगुरु बन गया, यानी कि रोम का जो पोप था वो समस्त ईसाई जगत का धर्मगुरु बन गया। उसके बाद देखते हैं और से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप में मध्य युग का अंत कब हुआ था? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ, यानी कि आगमन कब हुआ, उद्भव कब हुआ? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में। अब इसमें किन किन चीज़ों का योगदान रहा? आधुनिक युग के योगदान में किसका किसका योगदान रहा है? आधुनिक युग के आगमन में किसका किसका योगदान रहा है? तो सामंतवाद का पतन, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, शक्तिशाली व्यापारी वर्ग एवं मध्यम वर्ग का उदय, नए नगरों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना का विकास। परंतु अब देखा जाए यहाँ पर इन सब चीज़ों का तो बहुत कम हद तक योगदान रहा है आधुनिक युग के आगमन में, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। अब एक प्रश्न बनता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस शहर में। उसका अग्रणी नेता किसे माना जाता है? तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और उनकी एक पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी, उसमें उन्होंने स्वर्ग नर्क की बातें की है। और दांते के बाद पेटार का नंबर आता है, तो ये प्रश्न भी आपके आते हैं। अब देखते हैं पुनर्जागरण अथवा रेनेसा, यानी कि पुनर्जागरण को रेनेसा कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बौद्धिक जागरण। पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? बौद्धिक जागरण। अब बौद्धिक जागरण का भी मतलब हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। तो बौद्धिक जागरण का मतलब होता है कि मध्य युग में क्या था? अंधकार युग, जिसे अंधकार युग भी कहते हैं। तो मध्य युग में क्या था कि लोग अपने दिमाग से, विचारों से नहीं सोचते थे, जो कह दिया उसके पीछे वो चलते रह गए, अपना दिमाग उन्होंने नहीं लगाया, तो इसलिए उसको अंधकार युग कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ कि लोगों ने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, हर कुछ तर्क के साथ सोचना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई कार्य हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा, इसी कहते हैं तर्क। वैज्ञानिकता की उदय हुआ, मानववाद, मानव को महत्व मिला, ठीक है। और स्वर्ग नर्क की जो बातें थी उसका भी विरोध किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ कर्म पर निर्भर है, आप अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। तो बौद्धिक जागरण का मतलब यही होता है कि हर कार्य के पीछे कुछ कारण रहा है, दिमाग लगा कर ही लोगों को सोच विचारने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 यानी कि 15वीं शताब्दी। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। और अगर शताब्दी पूछे तो 15वीं शताब्दी। अथवा अब यहाँ पर है कुस्तुनतुनिया बेंजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहाँ? जो कुस्तुनतुनिया था वो बेंजेंटाइन साम्राज्य का राजधानी था या पूर्वी रोमन साम्राज्य के। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1453 में जो कुस्तुनतुनिया है इस पर किसका अधिकार था? तो उस्मानी तुर्कों का अधिकार था। 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो उस पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर है आपका कि फलतः यहाँ के विद्वान और कलाकार यूरोप के अन्य देशों में चले गए, यानी कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो यहाँ के जो कलाकार और भी जो विद्वान थे यूरोप के अन्य देशों में चले गए। अधिकांश लोगों को इटली में शरण मिली। कहाँ मिली? यानी कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से माना जाता है। क्यों? उसका रीजन देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के जो विद्वान थे, यहाँ के कुस्तुनतुनिया के भी जो विद्वान थे और कलाकार थे कहाँ चले गए? यूरोप के अन्य शहरों में। और ज़्यादातर कहाँ बस गए? इटली में, ठीक है। तो इसीलिए इटली का केंद्र माना गया, इसीलिए इटली का, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान का प्रसार हुआ और लोगों ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया। किसी के बताए हुए बात पर लकीर के फकीर ना बनकर लोगों ने खुद से सोचना शुरू कर दिया। इसके कारण जो इटली था, और उसमें भी पूछा था कि इटली के कौन सा शहर? तो इटली का फ्लोरेंस शहर को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं
जेरूसलम जिसे कहाँ है ये, तो आधुनिक इजराइल में। जेरूसलम कहाँ है, आधुनिक इजराइल में, जिसे ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे। ईसाई अपनी पवित्र भूमि किसे मानते हैं, जेरूसलम को, और ये कहाँ है, आधुनिक इजराइल में स्थित है। मानते थे, पर तुर्कों ने इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ, जिसको क्रूसेड बोलते हैं, इंग्लिश में क्रूसेड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है आपका, धर्म युद्ध क्यों हुए थे। तो जो जेरूसलम है, जेरूसलम, तो ये जो ईसाई थे इसको पवित्र भूमि मांगते थे अपनी, ठीक है, और इस पर किसने अधिकार कर लिया था, तुर्कों ने। तो उसे मुक्त कराने के लिए तुर्कों और ईसाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। इसी को ही धर्म युद्ध या क्रूसेड कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बनेगा कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर यात्रा सुलभ कर दी। अब प्रश्न पूछा जाएगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार करके यात्रा सुलभ कर दी। 1380 में अरबों से कुतुबनुमा का ज्ञान प्राप्त कर यूरोप वालों ने इसका लाभ उठाया। तब प्रश्न बनता है कि जो कुतुबनुमा या कंपास का आविष्कार किसने किया था, तो अरबों ने किया था, और जो यूरोपवासियों ने अरबों से ही इसका ज्ञान प्राप्त किया था। तब सिर्फ प्रश्न यही पूछा जाता है कि यूरोपवासियों ने या यूरोप वालों ने कुतुबनुमा का जो ज्ञान था किसे प्राप्त किया था, तो अरबों ने, या पूछा जाएगा कि कुतुबनुमा या कंपास का आविष्कार किसने किया था, तो अरबों ने। यहाँ पर अगर पूछा जाए यूरोप वालों ने किससे सीखा था, तो अरबों से, और किसने आविष्कार किसने किया था, तो अरबों ने। कुतुबनुमा यानी कि कंपास एवं दूरबीन का आविष्कार से खोजियों को पर्याप्त सहायता मिली। इसकी सहायता से दिशा एवं दूरी का पता लगाया गया। किससे, आपको दूरबीन से दिशा और दूरी का पता लग गया, और इसके कारण जो भटकने की जो था, लोग भटक जाते थे, इसी कारण भटकने कम हो गया और जो यात्रा सुलभ हो गई। मानचित्र में एस्ट्रोलेब क्या होता है, अक्षांश बताने वाला उपकरण। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाएगा कि एस्ट्रोलेब क्या है, तो अक्षांश बताने वाला उपकरण। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलाने वाले कैरेवल जहाज बनाए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कैरेवल जहाज किसने बनाए थे, पुर्तगालियों ने, और ये कैसे चलता था, तो हल्के और तेज गति से। हल्का भी था और तेज गति से चलता था। किसने बनाए, पुर्तगालियों ने। नाम क्या था, कैरेवल जहाज। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है, जियोग्राफी। टॉलमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी, और इसकी वजह से खोजी नाविकों को व्यापक प्रभाव पड़ा। 1477 में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक। कब प्रकाशित हुई थी, जियोग्राफी 1477 में। इससे क्या हुआ कि जब आविष्कार प्रकाशित हुआ, तो इस पुस्तक के द्वारा नाविकों को विभिन्न क्षेत्रों के अक्षांश और देशांतर को समझने और उसके भूगोल को जानने में मदद मिली थी। किससे मदद मिली थी, टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी को। और टॉलमी नहीं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, स्टेट 2019 में पूछा गया था कि टॉलमी ने किसने बताया था दुनिया गोल है, तो टॉलमी ने बताया था दुनिया गोल है। 1410 में कर्डिनल पियर डियली ने यूनानी, लैटिन और अरबी स्रोतों के आधार पर इमगो डुमुडी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कब की थी, 1410 में। किसने की थी, कार्डिनल पियर डियली ने। और इनका स्रोत क्या था, इमगो मुंडी जो पुस्तक प्रकाशित करने का इनका स्रोत क्या था, तो यूनानी, लैटिन और अरबी स्रोत थे इनके। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिली, तो भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा 1453 के बेंजाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के पतन से मिली। इसका कारण था क्या था, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का, यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा कि कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार था, तो उस्मानी तुर्कों का अधिकार था।
अधिकार हो जाने से पूरब के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपवासियों को नए व्यापारिक समुद्री मार्गों की आवश्यकता पड़ी। इसका प्रमुख कारण था तुर्कों द्वारा इस मार्ग पर व्यापार करने वाले व्यापारी से भारी जो कर वसूल किए जाते थे। इसी कारण उन्होंने दूसरे मार्ग की खोज शुरू कर दी। 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका ये रहेगा आपका, तो इसका दक्षिणतम बिंदु, इस एरिया की बात की जा रही है। दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? उत्मासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप का पता लगाया। किसने पता लगाया? बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का पता लगाया। और कब की पता लगाया? 1488 में। इसका नाम क्या है? उत्मासा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप। इससे भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो गया। भौगोलिक खोजों में दिशा में कोलंबस और वास्को डिगामा का नाम अग्रणी है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने। इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस। अब यह प्रश्न पूछा था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो कहाँ का था? तो इटली का था। और इसका सन क्या रहा है? 1451 से 1506। स्पेन का राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेला की सहायता प्राप्त कर अगस्त 1492 में अपनी समुद्रिक यात्रा निकला। कौन? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। इसका सन क्या रहा है? 1451 से 1506। और स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और इसाबेला सहायता किससे मिली थी इसको? तो स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और रानी कौन थी? इसाबेला। इनकी सहायता से वो कब निकला था? अगस्त 1492 में समुद्रिक यात्रा पर निकला था वो। फिर आपका है 12 अक्टूबर 1492 को एक अन्य स्थान पर पहुंचा। कौन? कोलंबस 12 अक्टूबर को जो अमेरिका के एक दूसरे स्थान पर पहुंचा और इसे भारत समझकर उसने इस स्थान का नाम इंडीज रखा। जहां वो पहुंचा था तो उसे लगा, जो कोलंबस था उसे लगा कि ये इंडिया है, तो उसने उसको इंडीज रखा और यहाँ के निवासी को उसने रेड इंडियन कहा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। यह स्थान अमेरिका के निकट गुआना हानी द्वीप पर है। कहाँ है? गुआना हानी द्वीप पर था। कोलंबस ने इसे बहामा नाम दिया। कालांतर में यह स्थान सेंट सल्वाडोर और वेस्ट इंडीज नाम से विख्यात हुआ। स्पेन के इतिहास में कोलंबस की खोज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस स्थान को 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर वहाँ पर जो पहुँचा था कोलंबस, तो इसी कारण 12 अक्टूबर 1492 को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया गया। 12 अक्टूबर 1492 को स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषित किया गया। अब कोलंबस के मृत्यु के बाद ये यात्रा किसने बढ़ाया था? तो कोलंबस की मृत्यु के बाद फ्लोरेंस के नाविक, कहाँ के? फ्लोरेंस के नाविक और भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की यात्रा की तथा अपनी पुस्तक का नाम क्या था? अमेरिगो वेस्पुसी के पुस्तक का नाम था कॉस्मियोग्राफिए इंट्रोडोकियो में इसका विवरण किया, है ना। और उसी के नाम पर नई दुनिया का नामकरण अमेरिका हुआ। यानी कि एक प्रश्न वो भी पूछा जाता है कि अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। स्पेन के समान पुर्तगाल ने भी समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजों में गहरी दिलचस्पी ली। वहाँ का कहाँ का? पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? हेनरी द नेविगेटर। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो हेनरी नेविगेटर था कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। और इसाबेला कहाँ की थी? स्पेन की महारानी थी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, हेनरी द नेविगेटर के बारे में और इसाबेला के बारे में। इन्होंने नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? हेनरी द नेविगेटर ने। और स्पेन की इसाबेला और पुर्तगाल के हेनरी द नेविगेटर। पूरब दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज कहाँ किया गया था? वास्को डिगामा ने की थी और वह एक पुर्तगाली था। ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि वास्को डिगामा कहाँ का था? वह एक पुर्तगाली का था। और कोलंबस कहाँ का था? इटली का। तो ये दोनों प्रश्न भी पूछा था कि कहाँ के थे। और ये कब पहुंचा? 20 मई 1498 को भारत के कहाँ पहुंचा? भारत के मालाबार कहाँ है? केरल तट पर स्थित काली कट बंदरगाह पर पहुंचा। जो वास्को डिगामा है मालाबार के तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और जो दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि
क्या वास्को डी गामा बिना 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 किसी मदद के पहुंच गया था भारत? तो नहीं। दक्षिण अफ्रीका में उसे एक भारतीय व्यापारी मिला था, अब्दुल मजीद, उसने ही उसको रास्ता बताया, उसने ही उसकी मदद की थी। और जो कालीकट का, उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था, उसने भव्य उसका स्वागत किया। तो भी एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनते हैं आपके फ्रेंड्स। देखिए, पूछा जाता है कि भारत में के व्यापारिक मार्गों की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। उसकी मदद किसने की थी? तो अब्दुल मजीद ने, दक्षिण अफ्रीका में। और उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था। उसके अलावा आपके और प्रश्न क्या बनेंगे? वास्को डी गामा कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। कब पहुंचा? 20 मई 1498 को। तो आप देख सकते हैं कि एक ही, और कहाँ पहुंचा? तो भारत के मलाबार जो केरल में है उस तट पर पहुंचा। तो एक ही छोटे से चीज़ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, और आपको ये सारे जो पॉइंट हैं सारे नोट करते जाने हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। और फ्रेंड्स, फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी PSC 3.0 है। तो मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते जाइए, क्वेश्चन सेट लगाते जाइए। अब एक प्रश्न बनता है, केब्रल जो है नामक एक पुर्तगाली जहाजी ने ब्राज़ील का पता लगाया। ब्राज़ील का पता किसने लगाया? केब्रल नामक जहाजी ने। ठीक है। और उसके बाद 1519 से 21 में, कब? 1519 से 21 तक में मैगलन ने जहाज से, कहाँ से? जहाज से पूरे विश्व की यात्रा की। ये भी एक पूछा जाता है कि जो पूरे विश्व का समुद्रिक मार्गों से कौन सबसे पहले घूमा था? तो मैगलन ने पूरे विश्व की यात्रा की थी जहाज से। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। किसने पता लगाया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का? तो कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सर जॉन, नहीं ऐसा पूछा जाएगा आपको कि न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने कौन से द्वीप का पता लगाया? तो न्यू फाउंडलैंड का। यानी कि आपको घुमाने के लिए कुछ भी पूछा जाता है, प्रश्न को उत्तर के द्वारा या उत्तर को प्रश्न के द्वारा पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर जो आगमन रहा है विदेशियों का, तो भारत में 1498 में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। 1600 में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। 1602 में कौन आए थे? डच। और 1664 में फ्रांसीसी। इनका जो क्रम है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इनको भी जरूर ध्यान रखें। फिर यहाँ पर कुछ स्मरणीय आपको कुछ याद करने वाला है। अंधकार युग की अवधारणा मध्यकाल में यूरोप अंधकार युग में था। यानी कि जो यूरोप कब अंधकार युग में था? मध्यकाल में। सामंतवाद और रोमन कैथोलिक चर्च की प्रतिगामी नीतियाँ इसके लिए उत्तरदायी रही थी। अंधकार युग के लिए कौन सी चीज़ें उत्तरदायी रही थी? सामंतवाद और रोमन कैथोलिक चर्च। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव जो हुआ था किसके कारण हुआ था? उसका आक्रमण किसके कारण हुआ था? सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। भौगोलिक खोज और विस्तार। भौगोलिक खोज में स्पेन और पुर्तगाल के नाविक जो थे अग्रणी थे। कहाँ के नाविक अग्रणी थे? स्पेन और पुर्तगाल ने। स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेला। और पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर। इन दोनों का भी नाम आप लोग जरूर याद रखें। 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज, अमेरिको वेस्पुसी ने अमेरिका महाद्वीप, और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ था? तो भौगोलिक खोजों का परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, दास व्यापार का प्रथा आरंभ हुआ तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। फ्रेंड्स, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ के साथ जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक तो पूरे आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताती जाऊँगी। आप सेल्फ नोट्स बनाते जाएँ, लास्ट टाइम में सिर्फ नोट्स ही काम आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।